नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा जिसका टाइटल है, शीर्षक है, एक साल कितनी बदली सियासी चाल। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट जो बताएगी कि एक साल और सियासी चाल का ये माजरा मंजर है क्या। फिर उसके बाद डिबेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बदलाव का एक साल, बदला सरकार का चेहरा, बदली चाल। विपक्ष की भी एक साल में बदली सूरत, युवा चेहरों की सीरत से बदली सियासत। 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश की सियासत में वो ऐतिहासिक दिन जब करीब 18 साल बाद बीजेपी सरकार का चेहरा बदला। बीजेपी ने चौथी पीढ़ी के मोहन यादव को सरकार की कमान सौंप दी। मोहन के मुखिया बनने के बाद प्रदेश में कई नवाचार हुए। मोहन के एक्शन ने सियासत में उनको एक अलग पहचान दिलाई। मोदी की राह पर चलते हुए उन्होंने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ मध्य प्रदेश की आधारशिला रखी। बीजेपी में बड़ी आसानी से पीढ़ी परिवर्तन हो गया तो विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस में भी पीढ़ी परिवर्तन हुआ। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उमंग सिंघार ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मोर्चा संभाला। अपने अपने एक साल के कार्यकाल को लेकर सियासी राग भी खुलकर गाए जा रहे हैं तो दूसरे पर बयानों के बाढ़ भी चलाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस एक साल में सरकार ने आगे के 5 साल के किस तेज गति के साथ हम बढ़ेंगे और 2047 का जो विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, उसको साकार होते हुए मध्य प्रदेश भी देख रहा है। एक साल में तो पूरे प्रदेश में बदलाव हुआ है। सनय सनय भारतीय जनता पार्टी पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। कांग्रेस के ही वहाँ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के ही मंत्री हैं, कांग्रेस के ही मंत्रियों की चल रही है। कांग्रेस पार्टी में जो परिवर्तन हुआ है वो तो ये हुआ है कि हमारे यहाँ पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। अनुभवी लोगों के साथ, अनुभवी नेताओं के साथ, जिन्होंने जो है 15 साल का हमारा सूखा खत्म किया, उनके साथ अब जो है जोश की राजनीति शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी उसमें सफल है। पिछले एक साल से प्रदेश में सियासत का नया युग चल रहा है। बीजेपी नए चेहरे के साथ सरकार की पकड़ मजबूत करने में लगी है। नए नारे, नए वादों के साथ सरकार सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस विपक्ष के रूप में खुलकर मैदान में जोर आजमाइश कर रही है। विजयपुर उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस के युवा नेतृत्व को एस्टेब्लिश होने में मदद की है। एक साल के बाद सरकार और विपक्ष दोनों के सामने अपने अपने तरह की चुनौतियां हैं। जो इन चुनौतियों से पार पाएगा प्रदेश की सियासत में उसका इकबाल बुलंद होगा। चलिए एक बार फिर नमस्कार और उसके साथ बढ़ते हैं आगे बंसल न्यूज के सवालों के साथ। सुलगते हुए सवाल, क्या एक साल में बदली सियासी चाल ने सियासत का एक नया युग शुरू किया है? क्या सरकार का चेहरा बदलने से प्रदेश में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है? क्या युवाओं को कमान देने के बाद कांग्रेस की सियासी धार और तेज हुई है? ये वो सवाल हैं और इस पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनमें हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता युवा नेता अजय सिंह यादव, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का बहुत स्वागत है। और अमित चौरसिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आधुनिक तकनीक के जरिए, जिसको आप समझते ही हैं, मैं क्या बताऊं। तो बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। और निश्चित तौर पर ये 2025 के दरवाजे पर जब हम खड़े ही होने वाले हैं अब, उसके पहले मध्य प्रदेश की सियासत काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली बैटिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उद्योग और इन्वेस्टमेंट पे उनका जोर है और दूसरी तरफ कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है रिसेंटली जो बाय इलेक्शन हुआ विजयपुर का, उससे तो काफ़ी दोनों उत्साहित हैं। एक साल सरकार का और एक उपचुनाव जीत का कांग्रेस का। मनोज, कैसे देखते हैं आप? शरद जी, देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद, मुझे लगता है 3 दशक के बाद इस तरह की राजनीति बदली है मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नए नेता हैं।
ये बहुत कम देखने को आता, मतलब बहुत इंतजार करना पड़ा होगा कार्यकर्ताओं को भी। लेकिन दोनों दलों ने अपनी राजनीति को बदला, तो स्वाभाविक है कि चुनौतियां भी दोनों के पास है और करने के लिए भी बहुत कुछ है। क्योंकि एक साल का वक्त किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री बहुत कम होता है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की इसलिए भी तारीफ करना होगा, मेरी बात से शायद आप इत्तेफाक रखेंगे कि ये पहला ऐसा मौका आया जब एक साल में विवाद नहीं हुआ मुख्यमंत्री को लेकर। आप विवादित मुख्यमंत्री है, ऐसे चलता रहता है थोड़ी बहुत राजनीति, लेकिन पार्टी के भीतर से बाहर से चर्चाएं बहुत चलती हैं। मुझे लगता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है मनोज की, एक दिन पहले उन्होंने जो कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें केंद्रीय नेतृत्व का पूरा उसमें मार्गदर्शन है और उनके दिशा निर्देश हैं, इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। और आगे भी मैं उनके बिना दिशा निर्देश के कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए जो भी होगा, किसको क्या पद देना है, क्या पद मिलना है, वो सब केंद्र से निर्देश देने के बाद ही। तो बहुत सारी चीजें इसमें छिपी है। यानी इंतजार जो पद पाने वाले लोग हैं उनको, मेरे पास जो जानकारी है कि 26 जनवरी के बाद तक, जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत कुछ, कैन बेतवा लिंक जैसी परियोजना, ये बहुत बड़ी परियोजना है। उसके अलावा काली सिंध और बाकी जो नदियां हैं उनको जोड़ने की बात करें तो एक बहुत अच्छी नींव मुख्यमंत्री ने रखी है। लेकिन चुनौती वहां ज़्यादा बढ़ गई जब 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा, जैसे विजयपुर में हार का सामना करना पड़ा और बुधनी में उतना अच्छा मत नहीं मिला जितना अच्छा मिलना चाहिए था। तो चुनौतियां होती है निश्चित रूप से, और यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी तो कांग्रेस के लिए ताकत बनी। और दोनों युवा नेताओं ने, खासकर उमंग सिंगार और जीतू पटवारी ने एक अच्छा, मैं ये कहूंगा कि अच्छी शुरुआत की है। तो आने वाली राजनीति, सियासत 2025 की बहुत दिलचस्प होने वाली, जिसमें कुछ। और मुख्यमंत्री का ये कहना, केंद्रीय नेतृत्व वाली बात, समीक्षकों के लिए, आलोचकों के लिए, विश्लेषकों के लिए, खुद पार्टी मैन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वही नेतृत्व शामिल है जिसने उन्हें 1 साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। चलिए, अब कांग्रेस क्या सोचती है इस पर। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी है, यानी 2025 जाते जाते मुस्कुराहट की वजह कांग्रेस के लिए भी बना है। बीजेपी के लिए तो 29 की 29 सीटें, जिसको वो कमल के फूल कहती है, वो लेकर अपनी झोली में केंद्र सरकार को समर्पित कर चुकी है। केंद्र की सरकार तब नहीं, मोदी जी को समर्पित कर चुकी। चौरसिया जी, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? सरकार का 1 साल है और आप भी बदहाल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मालामाल भी नहीं है, बदहाल भी नहीं है, बीच हाल में है, लेकिन आगे के लिए संभावनाएं खुली हुई हैं। जी शरद भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं समझता हूँ आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीति, मध्य प्रदेश ही छोड़िए, देश की तमाम राजनीति पे आपकी बहुत गहरी पकड़ रहती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर आज अगर हम बात करें एक नई पीढ़ी की, तो आज भी मध्य प्रदेश में अगर सरकार की अगर हम बात करें शरद भाई, तो कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव हुआ नहीं। आप मुझे पुरानी पीढ़ी का मान रहे हैं चौरसिया जी? यानी नहीं, आप नई पीढ़ी के, आज हमारे जैसे युवा प्रवक्ताओं को आपने आज अपने चैनल पे मौका दिया है। पहली बार मैं आपके चैनल पे आपके दर्शकों से जुड़ रहा हूं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। बधाई, आपकी यात्रा जारी रहे। जी। तो आपने सदैव प्रोत्साहन भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया है, और काफी आपसे बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलती है। मुद्दे पे जी। और जहाँ तक विषय की बात है, तो जहाँ तक सत्ता परिवर्तन, जिस तरह से एक नई पीढ़ी के आगाज की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, और एक अच्छा विषय आपने छेड़ा है। लेकिन ये वही सरकार है जो पहले रिमोट से, दिल्ली से रिमोट से शायद शिवराज सिंह चौहान जी रहे हो, वो तब भी रिमोट से चलती थी, और आज मोहन यादव जी हैं, वो भी रिमोट से चल रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्रचार प्रसार के साथ में एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बाद मोहन यादव जी को लॉन्च करा, एक पोस्टर बॉय बन के रह गए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विषय शरद जी, आप अगर समझते हैं, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे बड़ी है। आज 27% आरक्षण की मांग जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कर रहा है, वो आज तक उसे नहीं मिला। कई प्रकार की योजनाओं पे नाकाम रहे, और स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि आज जो उसका मूल कार्यकर्ता है, वो बेचारा दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बन के रह गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो नेता, आयातित नेता आज हावी है, जो कल तक कांग्रेस के या किसी अन्य दल में थे, और आज भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी में निर्णय ले रहे हैं, जिससे इनका मूल कार्यकर्ता का मन कितना व्यथित है, ये भी हमने बुधनी के चुनाव में देखा और विजयपुर के चुनाव में भी देखा। तो इस तरह का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में किस कदर है, ये आप समझ सकते हो। पिछला 1 वर्ष अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें, तो किस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति को एक विभाजनकारी राजनीति की ओर आगे बढ़ाया जाए, एक धर्म का चोला ओढ़ के अधर्म के मार्ग पे जो सरकार चल रही है,
उसने पूरा 1 वर्ष इसी कार्यकाल में बिताया कि किस तरह विपक्ष को कमजोर किया जाए। और अगर हम नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी हमारे संघर्षशील नेतृत्व, आज उनकी उम्र 51 वर्ष है। उमंग सिंघार जी जो नेता प्रतिपक्ष है, बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में प्रश्न उठा रहे हैं, सरकार को समय समय पे घेरते हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष है। जबकि आप मोहन यादव जी की बात करें तो 58 वर्ष, और शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कुर्सी छोड़ी थी 63 वर्ष। तो मैं समझता हूँ कि युवा परिवर्तन कहाँ हुआ, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और किस तरह विपक्ष को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, ये मेरे अजय भाई बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ भी होंगे और समझते भी होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो किस विभीषिका के दौर से गुजर रहा है, किस मानसिक ट्रॉमा में गुजर रहा है, वो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर तरीके से मैं जवाब लेता हूँ। कई बातें उन्होंने कही हैं, जवाब अब आपको देना है। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, पिछले 1 सालों में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस के नेता जाने, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी को नेतृत्व मिला, एक नया नेतृत्व, और 1 साल में उन्होंने इतनी उपलब्धियों के साथ अमिट छाप छोड़ी जो कि इतिहास में 1 साल के कम टेन्योर में किसी ने छोड़ी हो ऐसी दिखाई नहीं देती है। ये सरकार सनातन के रास्ते पे चलते हुए प्रदेश को विकास के पथ पे ले गई। एक तरफ हम गोवर्धन पूजा, गीता महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो रीजनल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से रोजगार सृजित करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा नए पद सृजित करवाते हैं। तो ये सरकार की आप सोच देखिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यात्म के रास्ते पे भी आगे बढ़ा गया। सिंहस्थ की तैयारियां अभी से प्रारंभ की गई। इंदौर उज्जैन में उद्योग के लिए जो रास्ते खुल रहे हैं वो सभी के सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नकारा राजनीति नहीं करती है। हम चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से काम किया जाए। भाजपा में तो पद एक दायित्व होता है। आज मोहन जी को दायित्व दिया है तो जनता की सेवा के दृढ़ निश्चय के साथ वो काम कर रहे हैं। यहाँ पद कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसको कि पकड़ के बैठ जाएं या कोई खेमेबाजी या गुटबाजी होती हो। ये कांग्रेस और भाजपा में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी में मठाधीश होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिसको पार्टी द्वारा चयन किया जाता है वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। और मोहन जी के नेतृत्व की सफलता 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतना, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कीर्तिमान जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला, तो वो सभी के साथ दिखाई देता है। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। मध्य प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्रों पर आप चुनाव तक नहीं लड़ पाए। तो ऐसी सफलता को अगर आप सफलता माने, आज भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता आपके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं तो कोट करता हूं कि नकुल नाथ अपने पोस्टरों में जीतू पटवारी की फोटो तक नहीं लगाते हैं। मैं तो कहता हूं अमित चौरसिया जी दिखा दें अभी इसी चैनल के माध्यम से। तो आपके नेतृत्व को तो आपके नेता अस्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की प्रचलन नहीं होता है। भाजपा का नेतृत्व काम करता है जनता के लिए। चौरसिया जी, एक आरोप जो बार बार कांग्रेस की तरफ से, उनका ही नहीं बाकी सबका भी होता है कि अब बाहर से आने वाले नेता शीर्ष पदों पर बैठ रहे हैं। आपने भी कांग्रेस से मतभेदों के चलते आपका विषय थोड़ा मुख्तलिफ रहा, क्योंकि आप टिकट को लेकर बहुत आशान्वित थे, लेकिन और आपका दावा भी था कि तैयारी बड़ी मजबूत है। आप निराश होकर मुड़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि दबदबा अब आप ही लोगों का है, यानी जो छोड़कर आए हैं कांग्रेस से बीजेपी। देखिए शरद जी, राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, हमारी पंच निष्ठाओं के साथ जुड़कर, राष्ट्रवाद की नीति के साथ जुड़कर, आपने सब अध्ययन कर लिया पंच निष्ठा वगैरह? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नीति है आज राष्ट्र विरोधी हो गई है। आप अगर सनातन का विरोध करें, आतंकियों के साथ खड़े हों, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे अच्छे लोगों ने निर्णय लिया है। और ये निर्णय स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी किम कर्तव्य बन के नहीं रह सकता है। और कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के क्यों नेता गए हैं। और भाजपा में हमेशा अच्छे लोगों का स्वागत है और उनके लिए काम है और सदैव रहेगा। चौरसिया जी ये कह रहे हैं कि हाहाकार है कांग्रेस में, तो अंधकार है, प्रकाश है तो बीजेपी में आइए। शरद भाई, मेरे मित्र अगर पंचनिष्ठा बता दें भारतीय जनता पार्टी की, इस समय आपकी लाइव मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था, नियम ही अगर बता दें, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था बता तो रहा हूं, बता रहे, सुन लीजिए अमित चौरसिया साहब, सुन लीजिए। बता तो रहा हूं, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवाद, यही है गांधीवाद का रास्ता, यही है पंचनिष्ठाएं। ये हाँ, गांधीवाद बोला मैंने, गांधीवाद बोला मैंने, आपने सुना नहीं। दीनदयाल जी का
अंत्योदय दर्शन ये आप मत सोचिए। मैं तो काफी कहता हूँ हद तक गांधी जी से अच्छे लोगों को निर्णय लेना पड़ता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी आज रास्ता भटक गई है। अमित जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। ये राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे जो जाकिर नायक को शांति का दूत कहते हैं, जो शहीदों की शहादत के सवाल उठाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। लौटता हूं आपकी तरफ। मनोज जी की एक कमेंट, मनोज जी का एक कमेंट लेता हूं। मनोज जी, मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि दोनों को ही अति उत्साहित नहीं होना है। अभी 1 वर्ष हुआ है, एक उपचुनाव आपने जीता है, 4 वर्ष बीजेपी की सरकार के हैं, और डॉक्टर मोहन यादव के लिए जिस तरह से वो अभी अपनी एक अलग छवि के साथ पूरे देश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में सामने आए हैं, तो एक अलग छवि उन्होंने अपनी गढ़ी है। लेकिन अभी रास्ता लंबा है, और इसी तरह कांग्रेस के लिए भी, जीतू पटवारी जी के लिए, उमंग सिंगार जी के लिए भी अभी रास्ता बहुत लंबा है। तो रास्ता लंबा है, और इस लंबे रास्ते पर चलकर अपनी छवि बनाना, चुनौतियां भी होंगी निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात होगी धैर्य। अब धैर्य जो बेहतर अच्छे तरीके से रख लेगा और समन्वय के साथ जो आगे बढ़ेगा, वो मुझे लगता लंबी रेस का घोड़ा होगा। अभी तो सभी दिखाई दे रहा है कि एक लंबी रेस अपनी पूरी करने वाले। लेकिन शरद जी देखिए, मोहन यादव जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती कि जहां आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं तो नज़र रखने वाले बहुत लोग हैं, समझाइश देने वाले बहुत लोग हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर मोहन यादव ने समझा भी इसीलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो हम कहेंगे। मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले शायद वो उनके संपर्क में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगला साल जो तय कर रहे हैं, वो जैसा वो कह रहे थे कि उद्योग नीति को लेकर जो आगे बढ़े हैं, रीजनल से अब उसको जिले की तरफ लेने वाले, जिले से कस्बे की तरफ लेने वाले। इसका मतलब यह है कि बहुत गंभीर है, खासकर रोजगार बढ़ाने को लेकर। पंप आप देखिए, सोलर पंप की बात कर रहे हैं, 25,000 करोड़ का खर्चा आता है सरकार का, जो देना पड़ता सब्सिडी और बाकी चीज़ों का। यदि वो सोलर पंप आप एक एक किसान को बांट देते हैं, जैसे 1 लाख किसानों को देने की बात कर रहे हैं, और खुद की अपनी बिजली तैयार करने लगेगा, तो विजन तो मुझे अच्छा दिखाई देता है। तो आगे का रास्ता तो दिख रहा है। लेकिन ये बात सच है कि बहुत चुनौतियां हैं और समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। यही कांग्रेस के भीतर है कि बहुत उत्साह में ना आ जाए। 2 चुनाव आपने जीते, ठीक है, विजयपुर आपने जीता है, और उसके साथ ही बुधनी में एक अच्छी, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। पर आगे बहुत रास्ता तय करना है, तो मुझे लगता है धैर्य भी रखना होगा और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना। चौरसिया साहब, धैर्य भी रखना है, और आगे ये प्रूव भी करना है कि हाँ, ये वनडे वंडर नहीं था, ये सिर्फ हमने कोई तुक्के में नहीं जीत लिया विजयपुर, हमारी तैयारी थी। या बुधनी में हम जो मार्जिन इतना नीचे ले आए, जो कि एक बहुत मजबूत किला रहा है बीजेपी का, अभी भी है, लेकिन वहाँ भी हमने ये करके दिखाया है। अगर एक जगह होती आपकी सफलता, तब हम भी ये सोचते, लेकिन बुधनी का नतीजा ये बताता है कि आपने दोनों जगह चुनाव अच्छे से लड़ा। एक जगह सफल हुए, एक जगह मार्जिनली आप किनारे रहे, लेकिन वो भी कम नहीं है, वो भी दिल रखने के लिए बहुत है। आगे की तैयारी और मजबूत होगी। अब सत्र भी शुरू होने वाला है शीतकालीन, इसके साथ सड़क से सदन तक कांग्रेस को अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा शरद भाई आपने, और मनोज भाई की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हम उसी तरह से हमारे कुशल नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी, जिस तरह से उन्होंने 1 वर्ष उनको भी हो गया है कमान संभाले, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो आज स्तर गिरा दिया, जो जिस गंदी राजनीति पे आज भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, जिस तरह से एक विपक्ष को नेतृत्व विहीन करने का पूरा एक कार्य योजना पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बीते 1 वर्ष से काम करा है, और जिस तरह दल बदल करवाने का प्रयास करा है, आज भारतीय जनता पार्टी भी उस जहर को पी के कहीं प्रसन्न नहीं है। आज उसकी भी अंतरकला जगह जगह फूट कर बाहर आ रही है उसी वजह से। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो जनसंघ से आए हुए नेता आज हाशिए पे पड़े हुए हैं, सीधा मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। आज हमारे साथ अनुभव भी है और नया युवा जोश भी है, और आज उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में 16 दिसंबर को आक्रोश सड़कों पर भी आपको नजर आएगा। जो मोहन यादव जी की सरकार का 1 वर्ष का विफलता जो रही, जो वचन, जो अमित जी, आप अपने युवा नेताओं को नहीं रख पाते साथ में? ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अजय सिंह जी चले गए, आपके यहाँ युवा क्यों दुखी होते हैं? क्या आपके यहाँ मार्गदर्शक मंडल के नेताओं की राजनीति में सक्रियता बहुत गहरी रहती है? शरद भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि युवा नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य योजना है कि कांग्रेस के अंदर युवा नेतृत्व को पनपने ही ना दिया जाए।
सिंधिया जी गए, उनकी क्या परिस्थितियां थी, आज किस गोद में खेल रहे हैं, और आज सरकार के अंदर 8 मंत्री उनके बने, और किस तरह उन मंत्रियों की भी दुर्व्यवस्था हो पड़ी हुई है। चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, इंदौर की बात करें तुलसी सिलावट हो, ग्वालियर की बात करें प्रद्युमन सिंह तोमर हो, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति तो बन जाती है बाद में। तो कुछ क्षणिक लाभ के लिए अगर दल बदल लेते हैं, लेकिन मेरा वही कहना है कि 1 वर्ष से जो नेतृत्वहीन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जो गंदी राजनीति लेकर आई है, हम उससे भी लड़ रहे हैं, उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। आज देखिए आप, मनोज परमार जी और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली प्रदेश के अंदर, 3 बच्चे आज माता पिता से विहीन हो गए। ईडी की कार्रवाई किस तरह, उनका सुसाइड नोट जो निकल कर आया सामने, उसमें 7 पॉइंट उन्होंने रखे, उन्होंने बताया किस तरह उनके ऊपर दबाव प्रभाव बनाया गया, किस तरह वीडी शर्मा जी ने उन पर दबाव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करे, भारत जोड़ो यात्रा। इसकी बात हम यहाँ करना उचित नहीं होगा। चौरसिया साहब, ये जांच के दायरे में है सारी चीजें, क्या कारण है? देखिए, राजनीतिकरण हर चीज का कर देना ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है साहब राजनेता, माफ कीजिएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। बीजेपी उसके नेता पे आरोप लगा देगी। अब एजेंसी की क्या व्यवस्था रही, क्या कारण रहे, मुझे लगता है इतना जनरलाइज करके हमको नहीं कि जीतू पटवारी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वीडी शर्मा जी पर ये अभियोग है, इससे बचे। आप युवा नेता हैं, बहुत संभावना है, आपकी वक्तृत्व कला हम सब पर असर डालती है। जी अमित जी। विषय वही है कि जो उन्होंने आरोप लगाया, एक मरता हुआ व्यक्ति वो आज का विषय नहीं है। जी जी, वो जांच आप उठाइए, विषय आपके पास सदन है, सड़क है, मैं कम वक्त है मेरे पास। जी अब जवाब दीजिए अजय जी। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें अमित जी ने कही। एक, वरिष्ठ नेताओं के अपमान की, तो सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी को जिस तरह से अपमानित छोड़िए ना उसको, फिर हम व्यक्तिगत हो जाएंगे। कांग्रेस से निकाला, इसका तो इतिहास में कोई उदाहरण किसी दल में नहीं हो सकता है। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, और आप पार्टी में माहौल की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन की अवस्था है, और आत्म अवलोकन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस बार बार नकारी जा रही है जनता के द्वारा। हम तो चाहते हैं लोकतंत्र के लिए हेल्दी विपक्ष हो, आत्म अवलोकन करें और आप भी मजबूती के साथ खड़े हों ताकि जनता के लिए काम कर सकें, और इस तरह की नकारा राजनीति ना करें। किसी जांच एजेंसी के विषय को उठाना, हमारी पार्टी द्वारा कहा गया है कि आपके मीडिया प्रभारी ने जो सवाल उठाए उस पर माफी मांगें, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बयानबाजी राजनीति में नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में हैं, ये सभी ने देखा है। विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के लिए भाजपा बढ़ रही है। 20% कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर 10% है, जिसे हम लगातार 20% तक पहुंचाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये विजन है। कांग्रेस पार्टी भटक गई है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल सरकार की आलोचना करें, झूठ बोलें, नकारापन करें, निकम्मापन करें। आप भी रचनात्मक विपक्ष बनिए, प्रदेश के हित में सुझाव दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अच्छे लोगों का स्वागत है, और सभी लोगों के लिए भाजपा में काम है, और सभी कामों के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। यही भाजपा की परंपरा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर विपक्ष भटकेगा तो सत्ता पक्ष के लिए भी राह आसान नहीं होगी। हम तो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सत्ता पक्ष भटकेगा तो विपक्ष की भूमिका है कि वो उसको फिर से मूल मार्ग पर लेकर आए। आप दोनों की भूमिकाएं बहुत पवित्र हैं। आरोपों की, इस आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में कहीं आप अपनी भूमिकाओं को न बदल दें, क्योंकि अब आरोपों की जिस तरह से झड़ी लगती है दोनों तरफ से, वो चिंतित भी करती है, जिसमें माफ़ कीजिएगा तथ्य से ज़्यादा एक उत्साह होता है। जैसा क्रिकेट में कहते थे पहले कि इस अपील में उत्साह ज़्यादा, विश्वास कम। ऐसा मत करिए, तथ्यों के साथ आइए। विपक्ष कागज़ लेकर आए, उसके पास कोर्ट है, कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है, उसके पास कानूनी रास्ते अख्तियार करने का रास्ता खुला है, और इसी तरह विपक्ष के पास भी कानूनी धारदार तरीकों से जवाब देने का रास्ता खुला है। और इसका सबसे आदर्श मंच है मध्य प्रदेश विधानसभा या देश की संसद। वहाँ पर जाइए, जनता को बताइए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे उनका सच क्या है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा के छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आज का दौर सूचनाओं के विस्फोट का भी दौर है। एक व्हाट्सएप पर चली एक निरर्थक खबर को लोग सच मान लेते हैं। तो कहने के पहले जरा सोचिए, ठहरिए, समझिए, और दोनों ठीक मार्ग पर चलिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राह इसीलिए अब तक बेहतर रही है कि यहाँ पक्ष भी बहुत मजबूत रहा है, यानी सत्ताधारी दल, और विपक्ष भी मजबूत रहा है। तो कोई कमज़ोर ना हो, ये ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं। और जनता पर, पंच परमेश्वर पर ये बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो दोनों को साथ लेकर चले
भले ही टूट कर बहुमत दे सत्ताधारी दल को जिससे वो प्यार करती है, लेकिन विपक्ष पर भी उसकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इस संतुलन को साध कर चले। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।